नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अदालत में गवाही की प्रक्रिया पर। मतलब जब किसी को कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया जाता है तो होता क्या है, और इसमें भी हम खास तौर पर देखेंगे कि जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आया है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, उससे क्या कुछ बदला है। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं आज। नमस्कार। हाँ, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गवाही आप कह सकते हैं किसी भी केस में न्याय की एक अहम कड़ी होती है। और नए कानून ने देखिए कोशिश यही की है कि जो प्रक्रिया है वो आज के जमाने के हिसाब से, मतलब डिजिटल युग के हिसाब से थोड़ी अपडेट हो जाए। अच्छा, तो शुरू कहाँ से होती है प्रक्रिया? मान लीजिए किसी को गवाह के तौर पर बुलाया गया, पहला कदम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो अदालत से एक सम्मन जाता है, मतलब एक औपचारिक बुलावा। जब गवाह अदालत में हाजिर होता है तो पहले उसे अपनी पहचान बतानी होती है, फिर उसे शपथ दिलाई जाती है सच बोलने की। ये बहुत जरूरी है। शपथ। और उसके बाद शुरू होती है असल गवाही, जिसे शायद एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। इसमें क्या होता है? कौन पूछता है सवाल? बिल्कुल, इसे प्राथमिक परीक्षा कहते हैं। इसमें वो पार्टी या वो पक्ष सवाल पूछता है जिसने उस गवाह को बुलाया है। मकसद सीधा होता है कि गवाह मामले से जुड़े जो तथ्य जानता है, जो उसने देखा सुना, वो अदालत के सामने रखे। अच्छा, और ये जो लीडिंग क्वेश्चंस की बात आती है, मतलब वो सवाल जिनमें जवाब छिपा हो, क्या वो यहाँ पूछ सकते हैं? नहीं, आमतौर पर प्राथमिक परीक्षा में लीडिंग क्वेश्चंस यानी सूचक प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं होती। वजह यह है कि गवाह अपनी कहानी खुद बताए, वकील के इशारों पर नहीं। हाँ, कुछ खास हालात में कोर्ट इजाजत दे सकता है, पर यह नियम नहीं है। समझ गए। फिर आता है वो स्टेज जो हमने फिल्मों में बहुत देखा है, क्रॉस एग्जामिनेशन यानी प्रतिपरीक्षा। यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है ना? हाँ, कह सकते हैं। प्रतिपरीक्षा में दूसरा पक्ष, मतलब विरोधी पक्ष, गवाह से सवाल पूछता है और यहाँ पर सूचक प्रश्नों की पूरी छूट होती है। अच्छा, यहाँ पूछ सकते हैं? जी हाँ, इसका मकसद ही यही है कि गवाह ने जो बातें अपनी प्राथमिक परीक्षा में कही हैं, उनकी सच्चाई को परखा जाए। उसकी याददाश्त, उसकी विश्वसनीयता, सब कुछ यहाँ सवालों के दायरे में आ जाता है। वकील कोशिश करते हैं कि अगर गवाह के बयान में कोई विरोधाभास है, कोई कमी है या कुछ छुपाया जा रहा है तो वो सामने आ जाए। ये तो वाकई गवाह के लिए अग्नि परीक्षा जैसा हो गया। इसके बाद भी कुछ होता है या यहाँ बात खत्म? नहीं, एक और स्टेज हो सकता है जिसे री एग्जामिनेशन या पुनः परीक्षा कहते हैं। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई नई बात सामने आई है या किसी बात पर कोई कंफ्यूजन पैदा हो गया है तो पहला पक्ष दोबारा सवाल पूछ सकता है। अच्छा, मतलब सफाई देने का एक और मौका। हाँ, एक तरह से। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना होता है कि सवाल सिर्फ उन्हीं मुद्दों तक सीमित रहें जो क्रॉस एग्जामिनेशन में उठे थे, और यहाँ फिर से नए सूचक प्रश्न नहीं पूछ सकते। ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोर्ट, मतलब जज साहब की क्या भूमिका रहती है? वो सिर्फ देखते सुनते? नहीं नहीं, कोर्ट की भूमिका बहुत सक्रिय होती है। जज पूरी कार्यवाही को नियंत्रित करते हैं। वो ये तय करते हैं कि कौन सा सवाल पूछा जाना चाहिए, कौन सा नहीं। अगर कोई सवाल अप्रासंगिक है या गवाहों को तंग करने वाला है, अपमानजनक है, तो कोर्ट उसे रोक सकता है। कानून में इसका प्रावधान है, जैसे बीएसए की धारा 142 में। असल में कोर्ट का काम है निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना और गवाहों को भी एक तरह से सुरक्षा देना। ये जानना जरूरी था। अब आते हैं नए कानून पर, बीएसए 2023। इसमें सुनने में आया कि डिजिटल चीजों को लेके काफी बदलाव हुए हैं, जैसे कि आप गवाही वीडियो कॉल से हो सकती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और अहम बदलाव है। अब गवाह अगर जरूरत हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी अपनी गवाही दर्ज करा सकते हैं। इससे उन गवाहों को बहुत सुविधा होगी जो शायद कोर्ट तक आ नहीं सकते या कहीं दूर रहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के बारे में क्या, जैसे ईमेल, कंप्यूटर डेटा? जी, वो भी नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जैसे ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर में बनी फाइलें, वीडियो रिकॉर्डिंग, यहाँ तक कि मोबाइल की लोकेशन डेटा, इन सब को दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर और स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। यहाँ तक कि मौखिक गवाही की परिभाषा में भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए गए बयानों को शामिल किया गया है। वाह, ये तो सच में प्रक्रिया को मॉडर्न बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अच्छा, एक और सवाल। अगर गवाह कोई बच्चा हो या कोई बुजुर्ग जिनकी याददाश्त कमजोर हो या कोई मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति, उनके लिए क्या नियम है? देखिए, कानून ये कहता है कि सिर्फ उम्र या मानसिक स्थिति के आधार पर किसी को गवाही देने से रोका नहीं जा सकता है।
अगर कोर्ट को ये लगता है कि व्यक्ति चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो सवालों को समझ सकता है और तर्कसंगत जवाब दे सकता है तो उसकी गवाही ली जा सकती है। हाँ, बच्चों के मामले में कोर्ट को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। किस तरह की सावधानी? कोर्ट को ये देखना होता है कि बच्चे को कहीं सिखाया पढ़ाया तो नहीं गया है। वो जो कह रहा है क्या वो उसकी अपनी समझ है, ये परखना जज के लिए एक चुनौती होती है। ये बात भी सही है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो कह सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने गवाही का जो पुराना ढांचा था, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, उसे तो बरकरार रखा है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही उसे आज के डिजिटल युग के हिसाब से अपडेट कर दिया है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक गवाही और सबूतों को लेकर। एकदम सही कहा आपने। मूल संरचना वही है, लेकिन उसमें तकनीक का समावेश किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को ज्यादा प्रमुखता मिली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही की सुविधा आई है। कोशिश यही लगती है कि न्याय प्रक्रिया थोड़ी और सुलभ हो, तेज हो और आज की वास्तविकताओं के करीब हो। ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प रहा। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है सोचने के लिए। जैसे जैसे डिजिटल सबूत और आम होते जाएंगे, उनकी असलियत मतलब उनकी ऑथेंटिसिटी को पक्का करना और उनमें कोई छेड़छाड़ या मैनिपुलेशन तो नहीं हुई है, ये पता लगाना या अदालतों के लिए आगे चलकर कितनी बड़ी चुनौती बनने वाला है। ये बहुत वाजिब सवाल है। इस पर निश्चित रूप से भविष्य में और विचार करने और शायद नए नियम बनाने की भी जरूरत पड़ेगी। तकनीक जितनी सुविधा लाती है उतनी ही चुनौतियां भी। बिल्कुल। चलिए इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।